हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ अच्छी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे, जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोग की प्रिपरेशन के अंदर आप लोग को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास के अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की एक क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो 26 से 30 सितंबर के बीच में आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा पर्सनली वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी, साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ में आपको 20 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद में आपको 1 रुपया अपनी प्रिपरेशन के अंदर खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज दोस्तों हम लोग इनसाइड टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर एक खास एडिटोरियल आया है। देखो क्या होता है, एक इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर बार आता है। कभी वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का आ जाएगा, कभी वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आ जाएगा। तो ये इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साथ में क्या है कि सिलेबस के अंदर ही दिया हुआ है, सिलेबस के अंदर डायरेक्टली उन्होंने लिखा हुआ है मेंस के सिलेबस के अंदर कि इंडस्ट्रीज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंडस्ट्री जो होती है वो 3 अलग अलग प्रकार की होती है। आपने सुना होगा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करती है, और टर्शरी इंडस्ट्री जो सर्विस के अंदर काम करती है। अब सर्विस की इंडस्ट्री सोचो, थोड़ा विचार करो। टूरिज्म की जब मैं बात करूंगा तो वो कौन सी इंडस्ट्री में आएगी? होटल के अंदर अगर आप जाते हो तो वो क्या कुछ मैन्युफैक्चर करके दे रहा है क्या आपको? नहीं, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो जब सर्विस सेक्टर की बात करता हूं टूरिज्म की, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि धर्मशाला के अंदर एक मीटिंग हुई। धौलाधर रेंज के अंदर, हिमालय के अंदर धर्मशाला करके जगह है, जहां पर जितने भी स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो मिले और मिलके आपस में बातचीत की। साथ में यूनियन के जो टूरिज्म मिनिस्टर थे वो भी मिले, और धर्मशाला के अंदर एक डिक्लेरेशन हुआ। डिक्लेरेशन ये हुआ कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको डेवलप करने में इंडिया का क्या रोल रहेगा। अब पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म सेक्टर अगर हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, तो फिर बात ये भी तो आती है कि भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर कितना डेवलप है। तो भारत के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए डोमेस्टिक टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो डोमेस्टिक टूरिज्म को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, मतलब इंडिया के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रमोट होगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी यहाँ पर बात की गई। साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत के टूरिज्म को भेजना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म, अगर भारत के अंदर भारत का टूरिज्म ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, तो इंडिया के टूरिस्ट को बाहर लेके जाना है, इंडिया के टूरिस्ट को इंडिया के अंदर ट्रेवल कराना है, ताकि बाहर के लोग भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इंडिया के टूरिस्ट को इंडिया के अंदर घुमाने के लिए हम लोग डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी स्कीमों को प्रमोट करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में मिलके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये पता करेगा कौन से 20 मिशन है, मतलब कौन सी ऐसी 20 जगह जहां पर भारत के टूरिस्ट जो है वो अधिकतर जाते हैं, और उसके अनुसार जो है वो अपने एक्शन लेगा। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के अंदर 2019 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि भारत के हर एक नागरिक लगभग 15 लोकेशन पे घूम पाएगा 2022 तक, ताकि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो डेवलप हो। फिर उसके बाद में कोविड-19 हो गया, जिसके कारण से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कमजोर पड़ गई। तो चलो टूरिज्म को डेवलप करना है, तो भैया भारत के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको रिवाइव भी तो करना है। उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? तो भारत सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम चलाई थी, जिसके अंदर होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, ट्रेवल एजेंट, जितने भी टूर ऑपरेटर्स होते हैं, इन सबको लोन दिया था। जितना इन्होंने लोन लिया हुआ है ऑलरेडी, उसके मुकाबले 20% एक्स्ट्रा लोन दिया था, क्योंकि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यही है। साथ में अगर आप लोगों ने, मतलब क्या होता था कि कोविड-19 के समय पे कई सारे सेक्टर ऐसे थे, कई सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जिन्होंने पहले से लोन लेके रखा, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपनी जेब से नहीं करता, हर कोई बिजनेस जो है वो दूसरे की जेब से करता है, बैंक से पैसा लेके करता है। ठीक है, जैसे मान लो बेकरी है, तो बेकरी ने क्या किया, पहले से लोन लिया हुआ था बैंक से, और बैंक से लोन लेने के बाद में सामान जो है वो अपनी दुकान के अंदर भरवाया। अब दुकान के अंदर सामान डलवा लिया, पर वो बेकरी के अंदर जो सामान है वो पड़ा के पड़ा रह गया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, कोई आया ही नहीं। तो साहब बेकरी का तो नुकसान हो गया।
अब बेकरी को वापस काम करना तो उसको लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत जितना उसका आउटस्टैंडिंग यानी कि पुराना लोन है उसके मुकाबले 20% और लोन जो है वो दिया जाएगा, और इस 20% लोन के ऊपर सेंटर द्वारा गारंटी दी जाएगी कि अगर ये लोन वापस नहीं कर पाता है वो बिजनेसमैन, तो सेंटर उस लोन को वापस करेगा। इमरजेंसी क्रेडिट मतलब इमरजेंसी समय में 20% तक लोन देना। लाइन गारंटी स्कीम, लाइन गारंटी स्कीम मतलब क्या, गारंटी देंगे इसके लोन की, जिस भी बिजनेसमैन ने लोन लिया उसकी गारंटी हम देते हैं कि हम उस लोन को चुकवाएंगे, अगर वो नहीं चुकवाता तो सरकार चुका देगी। तो हॉस्पिटैलिटी वगैरह सेक्टर के अंदर ये 5 लाख तक का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो चलाया गया। साथ में 2022 की नेशनल टूरिज्म पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा बनवाई गई है। इस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा बनाई गई पॉलिसी को अभी ड्राफ्ट फेज के अंदर अभी बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं की है। इसके अंदर टूरिज्म से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए। जैसे जैसे मान लो आप किसी मंदिर के अंदर गए टूरिज्म, ठीक है, दर्शन करने गए तो वहां पर बाहर हार फूल वाले भी होते हैं, किसी दूसरे शहर में गए तो होटल वाले भी होते हैं, होटल के साथ में कई बार आप ट्रैवल एजेंट वगैरह के पास में जाते हो। ये क्या है, ये एक्चुअल टूरिज्म नहीं है पर उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। जैसे वो फूल वाला बाहर है वो रिलेटेड इंडस्ट्री है ना, टूरिज्म में डायरेक्ट नहीं आ रही है पर क्या है, रिलेटेड इंडस्ट्री। तो टूरिज्म के साथ में उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी डेवलप जो है वो किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा भारत के अंदर। साथ में डिजिटल टूरिज्म मिशन को लाया जाएगा, मतलब टूरिज्म डिजिटल किया जाएगा। जैसे कई बार आप बाहर घूमने जाते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि यार यहाँ पर कौन सी होटल अच्छी है, कौन सी क्या है, उन सारी चीजों की जानकारी डिजिटली दे दी जाएगी। स्किल इंडिया मिशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो टूरिज्म के अंदर की जाएगी। अभी रिसेंटली हम लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के पास में अच्छा मौका है, भारत ये सब कर रहा है। अभी तक मैंने ये सब बताया आपको, ये भारत क्या क्या कर रहा है, जिसके अंदर मैंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म को डेवलप कर रहा है, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म को डेवलप कर रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वहीं तीसरी तरफ भारत जो है वो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दे चुका है। साथ में एक टूरिज्म पॉलिसी जो है वो बनाई जा चुकी है। ये सब भारत कर रहा है। उसी समय पे भारत के पास में एक अच्छा मौका चौका मारने के लिए, क्योंकि G20 की समिट होने वाली है भारत के अंदर। अब G20 की समिट भारत के अंदर होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि 20 देश हैं वो भारत के अंदर आएंगे, लगभग 200 अलग अलग मीटिंग होंगी, 20 देशों के डेलीगेट्स आएंगे, कभी बैंकर्स आएंगे, कभी फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, कभी टॉप लीडर आएंगे, अलग अलग ऑफिशियल्स आएंगे, 200 अलग अलग मीटिंग होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन G20 के सामने इंडिया की एक अच्छी प्रेजेंस बननी चाहिए और इंडिया का टूरिज्म इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप हो। उसके लिए जो 200 मीटिंग है वो ऐसे शहरों के अंदर करेंगे जहां पर टूरिज्म जो है वो डेवलप हो सकेगा। मतलब ऐसे शहर जहां पर स्वच्छ भारत अभियान हो चुका है, हेल्थ कल्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर व्यक्ति आया तो तारीफ करके जाए कि अरे क्या शहर है, जाओ तो भारत घूमने जाओ, तो भारत का टूरिज्म जो है वो और ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। भारत का कल्चरल रिचनेस दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग G20 के अंदर, ऐसे शहरों को चुनेंगे। जिसके बाद भारत का गोल ये होगा टूरिज्म को वापस से रिकवर करना। 2024 तक कहा जा रहा है होटल ऑक्यूपेंसी, टूरिस्ट फुटफॉल, ये सारी चीजें जो है वो वापस से डेवलप होने लगेगी। 2024 तक आते आते ये जो मार्केट है टूरिज्म का वो 150 बिलियन डॉलर तक का हो सकता है जीडीपी के मुकाबले, ठीक है। इसके अलावा 30 बिलियन डॉलर तक का फॉरेन एक्सचेंज प्रमोट हो सकता है। बाहर के देश भारत के अंदर आएंगे, डॉलर वॉलर लेके आएंगे, डॉलर देंगे, भारत के अंदर सामान खरीदेंगे, देखेंगे कि ओ हो ये कितना अच्छा चीज है, ऑटो वाले के पास जाएंगे कि हमको वहां तक छोड़ देगा, ऐसे करके। तो उसके अंदर क्या होगा कि डॉलर तो ऑटो वाला देगा नहीं, ऑटो वाला लेगा रुपया, तो डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भारत को ज्यादा मिलेगा। 7 से 9% तक एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो टूरिज्म की 2030 तक भारत के अंदर होने वाली है। 140 मिलियन जॉब जो है वो टूरिज्म के अंदर डेवलप हो सकेगी। और एक ये 2024 का डाटा था 30 बिलियन वाला, 2030 तक यही फॉरेन एक्सचेंज 56 बिलियन तक पहुंच सकता। इसके अलावा बात करते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। रिसेंटली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये भी इंडस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपने सेमीकंडक्टर सुने होंगे ना, सेमीकंडक्टर होते हैं जिनसे ये चिप्स वगैरह बनती हैं, ठीक है।
ये चिप्स आपने कभी अपना फोन फोड़ा हो और फोन के अंदर देखा हो तो वो चिप मिलेगी। फोन नहीं तो टीवी का रिमोट फोड़ा हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को तोड़ा हो तो उसके अंदर आपको इस प्रकार की चिप जो है वो देखने को मिलती है। एक ऐसा बड़ा सा मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर कई सारी चिप्स जो है वो से स्पाइडर जैसी लगी होती है, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि भारत के अंदर चिप इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लगभग बिलियन डॉलर तक का, 10 बिलियन डॉलर तक का इनिशिएटिव जो है वो चलाया जा रहा है ताकि भारत के अंदर चिप जो है वो बनने की शुरुआत हो, ठीक है, और सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम जो है वो भारत के अंदर डेवलप हो। पर सवाल उठता है इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है सेमीकंडक्टर के अंदर, इतना क्या खास है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर चल रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेके ये मोबाइल है, इसके अंदर भी वो सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं, इन सब के अंदर ये सेमीकंडक्टर काम आ रहा है। सेमीकंडक्टर का मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे 500 से 600 बिलियन डॉलर तक का है, ठीक है। साथ में इसके अंदर क्या होता है कि एक सिलिकॉन लगता है, बेसिक सिलिकॉन है ये इस तरीके से, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर। इसके साथ में ना छोटे छोटे ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं, ये छोटे छोटे ट्रांसमीटर देख रहे होंगे ना, इनसे क्या होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पूरे सर्किट के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचती है जिसके कारण से आपका मोबाइल फोन वगैरह चल पाता है। आप टच यहाँ करते हो और वहां की चीजें चलने लग जाती है, तो वो सारी चीजें जो है वो सेमीकंडक्टर से होती हैं, ठीक है। अब ये सेमीकंडक्टर जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, आप सोचो आपके घर के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ऐसे हर घर के अंदर बढ़ रहा है, तो इस कारण से सेमीकंडक्टर का मार्केट बढ़ रहा है जिसके कारण से सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है। अब इंटरनेशनल लेवल पे ताइवान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 देश ऐसे हैं जो साउथ सेमीकंडक्टर के ऊपर बेटर डेवलपमेंट करते हैं। 90% तक 5 nm वाला, 5 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर की जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर से जो चिप बनती है, ये चिप 90% तक न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार ताइवान के अंदर बनती है। और ताइवान के साथ में अभी चाइना का डिस्प्यूट हुआ जिसके कारण से ताइवान एक्सपोर्ट कर नहीं पाया, चिप जो है वो कमी पड़ गई, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चिप की कमी पड़ी। और इंटरनेशनल मार्केट में जब चिप की कमी पड़ी तो दूसरे देशों ने, अमेरिका है, जर्मनी है, इन देशों के पास में चिप की शॉर्टेज हुई तो इन्होंने अपनी खुद की चिप बनाना शुरू कर दी। ऐसे केस में भी भारत ने कहा कि हम लोगों को भी जरूरत है। एक तो अभी सिचुएशन ऐसी है, दूसरा कोविड-19 के समय पे भी ये सेमीकंडक्टर और चिप जो है वो हम लोगों को कम पड़ी थी, जिसके कारण से कोविड-19 के आने के बाद में हम लोगों को ऐसा मौका मिला है कि हम लोग वापस से इस सेक्टर के अंदर नए डेवलपमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। माना जाता है कि चिप की रिक्वायरमेंट 70 से 80 बिलियन डॉलर तक प्रति ईयर 2026 तक हो जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत को, आपको क्या लगता है, सेमीकंडक्टर और चिप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सेमीकंडक्टर चिप बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए हैं लगभग 10 बिलियन डॉलर के, साथ में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए हैं ताकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बढ़े, ताकि नई डिजाइन जो है वो इन चिप्स के अंदर डेवलप हो सके भारत के अंदर। ये चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। सेंटर के द्वारा नए इनिशिएटिव और चलाए गए हैं। अगर 45 से 65 nm की, नैनोमीटर की चिप, ये चिप जो है उसकी आप अगर देखोगे वेट बहुत पतली होती है, नैनोमीटर में कैलकुलेट की जाती है। अगर आप ये चिप बना रहे हो तो 30% तक का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाए। अगर आप 28 nm से 45 nm के बीच की अगर सेमीकंडक्टर बना रहे हो तो 40% सरकार के द्वारा खर्चा जो है वो दिया जाएगा। आधा खर्चा जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा अगर आप 28 nm से कम विड्थ वाली चिप जो है वो बना रहे। पर ये सारे चीजें तो भारत सरकार कर रही है, पर दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि यार इसके लिए सेमीकंडक्टर लगता है, और सेमीकंडक्टर चिप बनाना है तो सेमीकंडक्टर चाहिए, और सेमीकंडक्टर सिल्वर सिलिकॉन का, सिल्वर सिलिकॉन भारत के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जो रिसोर्स है वो भारत के पास अवेलेबल नहीं है, और चिप का प्रोडक्शन रिसोर्स इंटेंसिव है। साथ में भारत 10 बिलियन डॉलर तक का खर्चा करेगा इस स्कीम के अंदर, मतलब सेमीकंडक्टर को डेवलप करने। इतनी फंडिंग आपको नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा है कि हर एक स्टेप गवर्नमेंट द्वारा ही चला दी जा रही? साथ अगर इतना खर्चा भारत सरकार करेगा कि सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए, जिसके अंदर एक एक सेमीकंडक्टर के प्लांट को डेवलप करने में 3 से 7 बिलियन डॉलर तक का खर्चा आएगा, पर क्या हम लोगों को सेमीकंडक्टर को डेवलप करना है? क्योंकि सिल्वर
सिलिकॉन है नहीं, इंपोर्ट वहां पर यूं भी करना पड़ेगा। इसकी वजह हम लोग R&D क्यों ना करें? सबसे पहले हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना था, नई नई डिजाइन के ऊपर फोकस करना था, उसके बाद फिर उसके अनुसार हमको प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना था ना। साथ में एक इशू है अल्ट्रा प्योर वाटर का। यहाँ पर सिंगल डे के अंदर गैलन्स के अंदर अल्ट्रा प्योर वाटर की आवश्यकता पड़ती है, पर वो अल्ट्रा प्योर वाटर भारत के पास में अवेलेबल नहीं है। हालांकि भारत के अंदर, गुजरात के अंदर एक बड़ा सा सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो बनाया गया है। ये जो इंसेंटिव दिए गए थे, इस इंसेंटिव के बाद में फॉक्सकॉन कंपनी के साथ में मिलकर वेदांता ने भी सेमीकंडक्टर प्लांट डालने की कोशिश की है। कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर भी सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो बनने की शुरुआत हो चुकी है। चिप प्लांट जो है वो बनने की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस तमिलनाडु और नलिनी, सॉरी एक्चुअल में वो जो हेडिंग है वो थोड़ी सी गलत डल गई। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है ड्रग माफिया को। देखो यार, रिसेंटली क्या हुआ था, यंगस्टर के अंदर नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मर्डर्स के नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, रेप के, रेप क्राइम, मर्डर क्राइम, ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है इन यंगस्टर्स के द्वारा। पर ये क्यों हो रहा है? ये क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है? जब हम लोगों ने इन क्राइम को नोटिस किया तो हम लोगों ने पाया कि वो लोग जो एकदम गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत खराब है, वहां पर इस तरीके के क्राइम ज्यादा देखने को मिलता है। नॉट जस्ट हम लोग को ये भी देखने को मिला कि जो अमीर घराने के लोग हैं, जो अच्छे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए, उनके अंदर भी थोड़े बहुत केसेस इस तरीके से देखने को मिलते हैं। पर ये केसेस किस तरीके से हो रहे हैं यंगस्टर के अंदर? क्यों? सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम होने की वजह से एक व्यक्ति जो है वो रेप, मर्डर जैसे केसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो देखो यार, होता क्या है, एक यंगस्टर और एडोलसेंट, मान लो 16 से 18 साल की उम्र का है, बच्चा है, अभी दिमाग डेवलप हो रहा है, मैच्योरिटी बहुत नहीं आई है। ऐसी कंडीशन के अंदर माता पिता सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए घर के बाहर काम करने जाते हैं। बच्चा जो है कई बार उसको भी स्कूल नहीं भेजा जाता, उसको भी काम पे भेजा जाता। वो जब बाहर जाता है तो अपनी उम्र से बड़े लोगों से मिलता है, 30-31 साल की उम्र के लोगों से मिलता है, उनके साथ में बातचीत करता है, उनके साथ में उठने बैठने लगता है, उसको वो चीज कूल लगने लगती है। और यही 30-31 साल की उम्र के लोग ड्रग वगैरह ये सब लेते हैं, जो कि छोटी उम्र के लोगों को भी लगने लगती है लत, और ये लोग उसको झेल नहीं पाते, जिसके कारण से और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। यंगस्टर के अंदर ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है ड्रग्स की, ड्रग्स के सेवन की। एक कारण है क्योंकि ड्रग जो है वो भारत के अंदर आ पा रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि भारत के आसपास सोर्स है ड्रग का। गोल्डन क्रिसेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा भारत के पास में, और गोल्डन ट्रायंगल हम लोगों को देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान गोल्डन क्रिसेंट कहलाता है। म्यांमार, थाईलैंड वाले जो रीजन है ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाते हैं, जो ड्रग को बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो वहां के ड्रग जो है वो कई बार भारत के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग कई बार ड्रग सीजर वगैरह भी पकड़ा रहा है कई बार। ठीक है, ड्रग भारत के अंदर इसलिए भी आ पा रहे हैं क्योंकि जो चेकिंग है भारत के द्वारा वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। क्रॉस बॉर्डर जो है वो इजीली क्रॉस कर पा रहा है, क्योंकि भारत की बॉर्डर जो है कई सारे देशों के साथ में पोरस है। ड्रग का सेवन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक काफी ज्यादा नीचे है। इन सारे कारणों की वजह से लोगों के जीवन में कई सारी प्रॉब्लम है, और वो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो ड्रग के अंदर देखते हैं, जिसके कारण से ड्रग जो है वो उसका सेवन लगातार बढ़ रहा है, और ड्रग का सेवन बढ़ने की वजह से ड्रग की बिक्री बढ़ रही है, जिसके कारण से ड्रग माफिया हो रहा है, और यंगस्टर उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। और ये अपने आप में काफी ज्यादा ग्रेव सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्रग अब्यूज को खत्म करने की बात की है। 2020 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही एक डिसीजन दिया था, जिसके अंदर कहा गया था कि ड्रग अब्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट अब्यूज है, एक बहुत ही ग्रेव कंसर्न है, क्योंकि ये दूसरे प्रकार के हीनस क्राइम को बढ़ावा देता है। मैंने जस्ट आपको बताया कि ड्रग करने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल होता है मर्डर, रेप जैसे हीनस क्राइम करने के लिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि परवेसिव इन्फ्लुएंस ड्रग पेडलर का स्कूल, कॉलेज और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे बढ़ रहा है। ड्रग पेडलर मतलब क्या? ड्रग पेडलर मतलब वो लोग जो ड्रग को सप्लाई कर रहे हैं।
साथ में केरला हाईकोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को एक कैंपस पुलिस बनानी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रग जो है वो इन्हीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर यहाँ पर आपस में मिलते हैं और फिर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। घरों के अंदर क्या होता है, मम्मी पापा रहते हैं, थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, पर घर के बाहर निकले नहीं, कॉलेज पहुंचे नहीं कि लगता है अरे अब तो हम बड़े हो गए, उनको कौन रोकेगा। इसके अलावा सेंटर गवर्नमेंट के अंदर डीओपीटी द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग द्वारा रिसेंटली एक बात कही गई है। देखो, ओबीसी का रिजर्वेशन होता है, पर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास दो प्रकार के, एक है जो सेंट्रल ओबीसी है, एक है जो स्टेट ओबीसी है। अब जब मैं डीओपीटी की बात कर रहा हूं तो डीओपीटी कौन सी यूनिट है, सेंटर की कि स्टेट की? सेंटर की। तो सेंटर के अंदर अगर स्टेट की ओबीसी वाले लोग आए तो इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि कोई कास्ट के लोग बैकवर्ड हो सकते हैं किसी रीजन के अंदर, पर हो सकता है वो पूरे देश के अंदर ना हो। जो माइनॉरिटीज हैं वो अलग अलग रीजन पर डिपेंड करती है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इस्लाम जो है वो मेजोरिटी में होगा, हैदराबाद के अंदर इस्लाम जो है मेजोरिटी में है, पर पूरे भारत के अंदर माइनॉरिटी में है। डिपेंड करता है आप किस रीजन के अंदर हो। तमिलनाडु के अंदर जाओगे तो तमिल आपको माइनॉरिटी में मिलेंगे, आपको गुजराती तमिल जो है वो मेजोरिटी में मिलेंगे, गुजराती जो है माइनॉरिटी में मिलेंगे। गुजरात में आओगे तो गुजराती आपको मेजोरिटी में मिलेंगे, तमिलनाडु माइनॉरिटी में मिलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस रीजन के अंदर जाओगे डिपेंड करेगा कि वहां पर किसकी मेजोरिटी और माइनॉरिटी है। तो ऐसी कंडीशन में जो किसी रीजन वाइज माइनॉरिटी है तो उनको ओबीसी की लिस्ट के अंदर डाला जाता है, और जो पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी है उनको सेंटर की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाता है। तो अगर कोई स्टेट ओबीसी लिस्ट के अंदर होता है तो उसे सेंटर के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। डीओपीटी ने यह कहा कि अगर सेंट्रल लिस्ट के अंदर अगर आप ओबीसी नहीं हो, आप स्टेट लिस्ट के ओबीसी हो, तो आपको रिजर्वेशन सीधी सी बातें नहीं मिलेगा सेंटर के एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन के अंदर अपना एनरोलमेंट कर सकते हो अगर आपकी इनकम ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से मैच करती है। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, मैंने आपको बताया था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। भारत के अंदर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी आंसरेबल हो अपनी जो भी उन्होंने डिसीजन दिए हैं उन सारी चीजों के प्रति। ठीक है, 2 सेकंड। देखो, जुडिशरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जुडिशरी एक ऐसी चीज है जो सेंटर के द्वारा निकाले हुए कानून को भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। जो भी उसने डिसीजन दिया है वो किस आधार पर दिया है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि जुडिशरी अकाउंटेबल हो। पर अगर जुडिशरी बहुत ज्यादा अकाउंटेबल हो जाएगी तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना, क्योंकि बहुत आंसरेबल करोगे तो अकाउंटेबिलिटी कम होगी, और बहुत कम आंसरेबल करोगे तो बहुत ज्यादा आंसरेबल कर दोगे तो अकाउंटेबिलिटी कम होगी, और बहुत कम आंसरेबल कर दोगे तो इंडिपेंडेंस कुछ ज्यादा ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये इश्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आज क्या जुडिशरी कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर लगता है। कोलेजियम सिस्टम के अंदर जो जजेस को नियुक्त किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है किसी को नहीं पता। करप्शन वगैरह देखने को मिलते हैं जुडिशियल कंडक्ट के रूप में। हम लोगों को देखने को मिलता है डिले इन केसेस के अंदर काफी ज्यादा डिले देखने को मिलते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि इन हाउस प्रैक्टिस के अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ है। 2018 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 4 जजेस जो है वो आए और उन्होंने आके कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, पर वो उस पोजीशन को मिसयूज करता है अपने इंटरेस्ट के लिए। वो एक सिलेक्टेड बेंच उन लोगों को देता है जो उसके फायदे में केस का जजमेंट सुना है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। साथ में जुडिशियल आंसरेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, जुडिशियल ओवररीच एक बड़ा प्रॉब्लम है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंदर काम ना करते, जुडिशरी अपने रीजन के अंदर काम ना करते, एग्जीक्यूटिव के रीजन के अंदर जाती है और कहती है कि एग्जीक्यूटिव अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उनका काम कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारा काम तो अच्छा कर लो। मतलब आज के समय पर इतने सारे केसेस ऑलरेडी डिलेड हैं तो उनको तो पहले ठीक कर लो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव के अंदर जाना। जुडिशली ओवररीच देखने को मिल रहा है। जैसे जुडिशरी के द्वारा डाउरी के गाइडलाइन निकाल दिए गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। डाउरी के गाइडलाइन किसको निकालने चाहिए, डाउरी के लॉस किसको निकालने चाहिए थे,
इट शुड बी लेजिस्लेचर। पर यहाँ पर किसके द्वारा निकालेगा? हाईकोर्ट द्वारा निकालिएगा। नॉट जस्ट दिस, आपने सुना होगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर एंटी रैगिंग कमेटी बनेगी, ये भी जुडिशरी द्वारा है। हालांकि ये स्टेप अच्छे हैं, पर ये स्टेट गवर्नमेंट, ये जुडिशरी के द्वारा नहीं आना चाहिए, ये लेजिस्लेचर के द्वारा आना चाहिए। जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर काम के अंदर आउटरीच करे, ठीक है। तो ये जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी के कुछ इश्यूज हैं। अब इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर यूयू ललित ने कहा है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग हम लोग ऑनलाइन कर देंगे, प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम की जाएगी। 2018 के अंदर भी कहा गया था, पर अब इसको प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंट किया जाएगा। यूट्यूब के ऊपर एक अलग चैनल बनाया जाएगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग आप देख सकोगे, जिसके कारण से जुडिशरी अकाउंटेबल, आंसरेबल होगी। अगर जज कुछ ऐसा डिसीजन देता है जो बहुत ज्यादा गलत है, तो फिर लोगों से डर जो है वो बना रहेगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ लोग जो है वो उस प्रोसीडिंग को देख रहे हैं। साथ में राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर केसेस जो है वो ओपन किए जाएंगे कोर्ट के, है ना। मतलब कोर्ट भी अब राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो कोर्ट के ऊपर भी लगेगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़े। ऐसा सब कैसे हुआ? तो देखो यार, 2015 के अंदर ना हुआ ये था कि आपको याद होगा 1970s का समय था, जिस दौरान में एडीएम जबलपुर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस हुआ था। एडीएम जबलपुर केस के अंदर जुडिशरी के द्वारा कहा गया था कि हीबियस कॉर्पस भी एक व्यक्ति से छीना जा सकता है। इमरजेंसी का समय था और इमरजेंसी के समय में एक व्यक्ति को जेल में डाला जा रहा था, तो लोगों ने कहा कि क्या हमारे पास में हीबियस कॉर्पस है? कोर्ट ने कहा जी हाँ है, जी हाँ, आपसे हीबियस कॉर्पस भी छीनी जा सकती है इमरजेंसी के समय पर। द प्योर नेचुरल राइट, जुडिशियल इनएक्टिविटी वहां पर देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद से जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिला। जुडिशरी ने अपने कामों के अंदर काफी ज्यादा एक्टिवली रोल प्ले किया। धीरे धीरे करके जुडिशियल आउटरीच हो गया, वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के कामों के अंदर इंटरफेयर करने लगी। जैसे जज को नियुक्त करने की बात करूं मैं, तो जज को नियुक्त किया जाता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के द्वारा भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान में ये कहा है कि एक प्रेसिडेंट अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी जज से बात कर सकता है और जज से चर्चा करने के बाद में किसी भी जज को नियुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करोगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग इस चीज को एक अलग रूप से इंटरप्रेट करते हैं। जो शब्द लिखा नहीं था वो शब्द इजाद कर दिया, बोला कोलेजियम सिस्टम, कि प्रेसिडेंट किसी से बातचीत नहीं करेगा, प्रेसिडेंट जो है वो कोलेजियम सिस्टम से बातचीत करेगा। कोलेजियम सिस्टम यहाँ पर एक चीफ जस्टिस होगा और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। पर भारतीय संविधान में कहा था कि हाईकोर्ट के जैसे भी चर्चा कर सकता है प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर वो चीज नहीं है। दूसरा कि प्रेसिडेंट भारतीय संविधान के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी जज को नियुक्त कर सकता था, पर यहाँ पर वो चीज नहीं है। कोलेजियम ने जो डिसीजन दिया होता है वो फाइनल होता है, वही चीज जो है वो इंप्लीमेंट करनी होती है। भारतीय संविधान ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशन के जरिए जज का नियुक्ति होगी, पर जुडिशरी ने क्या किया? केवल अब जज नियुक्त करते हैं जज को। 2015 के अंदर एनजेक आई थी, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन। ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाई गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव से 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल बैठेंगे, एक लॉ मिनिस्टर बैठेगा, 2 लोग जो 2 सीनियर मोस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बैठेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा। ये एनजेक बनेगी और कोलेजियम की जगह ये एनजेक काम करेगी और ये जजों के नियुक्ति के ऊपर काम करेगी। मतलब ये रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या दिख रहा है? लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए हुए 2 लोग, 2 सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो क्लियरली दिखाता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का रोमांटिक रिलेशन। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारी इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, उस चीज को हटा दिया, जबकि हकीकत में उनकी इंडिपेंडेंस के खिलाफ भी नहीं था। जिसके बाद में पूरे देश के अंदर बात ये उभर के आई और सुप्रीम कोर्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इस चीज के लिए, जिसके बाद में कोलेजियम सिस्टम के अंदर अब अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पब्लिक ओपिनियन ले रहा है। 4 सीनियर मोस्ट जज जो है वो कंप्लेन करते हैं ओपन में आके कि देखो जज जो है मास्टर ऑफ द रोस्टर का मिसयूज कर रहा है। साथ में जजमेंट को लाइव स्ट्रीम करने की बात की जा रही है, और अभी मैंने बताया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर भी लेके आया जाएगा जजेस को, जितनी प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की उसको। साथ में आपने कभी गूगल मैप चलाया है? गूगल मैप चलाया होगा आपने, फोन के अंदर जीपीएस होता है, ठीक है। जीपीएस से आपकी लोकेशन पता लगती है। कौन बताता है वो लोकेशन? यार सोचो यार, सैटेलाइट। सैटेलाइट आपकी लोकेशन बता रही है वहां से, पर वो सैटेलाइट यूएस की सैटेलाइट हुई तो
तो आपकी जानकारी जो है वो यूएस के पास भी जा रही। तो यहाँ पर रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, चाइना जैसे देशों ने कहा हुआ है कि उनके देश में जो भी मोबाइल फोन कंपनी काम करेगी, चाहे वो सैमसंग हो, Xiaomi हो, एप्पल हो, चाहे वो कहीं की भी कंपनी, वो कंपनी जो है वो इनके खुद के देश की नेविगेशन सैटेलाइट का प्रयोग करके जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो उनके देश के अंदर चलाएगी। सिमिलर चीज अब भारत ने भी कह दी है कि जितने भी टेक जाइंट है, चाहे वो सैमसंग हो, Xiaomi हो या एप्पल हो, वो जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यूएस पोजीशनिंग सिस्टम का प्रयोग करके नहीं करेगी, बल्कि इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करेगी, दैट इज नेव आईसी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है। इसके अलावा क्यूबा एक नया देश, एक ऐसा देश जिसने सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ कर दी है। ये आप अपने आंसर के अंदर, एग्जाम्पल वगैरह के अंदर लिखने में आपको काम आ सकता है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 सेकेंड अभी नहीं रखते हैं। सेंसेक्स मैंने कल आपको बताया था कि डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू नीचे गिर रही है। अब जब डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू नीचे गिर रही है तो उसकी वजह से शेयर मार्केट भी नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है भैया, ऐसा क्या हो गया? कारण वो सिंपल सा, मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मान लो भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं और वो $1 निवेश कर गए भारत के शेयर मार्केट। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मान लो, और ये भारत के अंदर $1 को निवेश करें, इनका प्रॉफिट हुआ, पर निवेश जो है वो भारत के शेयर मार्केट में डॉलर में नहीं होता, तो $1 को आप 80 रुपए में कन्वर्ट कराओगे और 80 रुपए में कन्वर्ट हो गया, 80 रुपया जो है वो शेयर मार्केट में जाएगा। आपका प्रॉफिट हुआ, आप 81 रुपए कमा गए, पर आपने देखा कि यार डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 80 रुपए से 100 रुपए पहुंच चुका है। अब आप जब इस 81 रुपए को वापस डॉलर में कन्वर्ट कराने जाओगे तो आप पाओगे कि यार बहुत कम ही पैसे मिले हैं, मतलब $0.2, $0.8, नुकसान हो गया ना साहब। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, रुपए की वैल्यू घटती है, तो भारत से फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बाहर जाने लगते हैं। साथ में यूएस के अंदर फेडरल टेपरिंग हो रही है, मतलब यूएस जो है वो अपने बैंक के ब्याज दर को बढ़ा रहा है। बैंक के ब्याज दर को बढ़ाने की वजह से वहां पर बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के मार्केट से लोग पैसा निकाल के यूएस के अंदर ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, साथ में आपको अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों जाओ SRC10 कोड का प्रयोग करो। साथ में यूपीएससी की बैचेज जो है वो शुरू होने वाली है, आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो 2023 के लिए। ठीक है।